हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो, इस लेक्चर में मैं आपको मैथ की एनसीईआरटी बुक के थर्ड चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन टर्म का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो है लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से क्या होता है, इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ हम करने वाले हैं। फिर मैं आपको इसको सॉल्व करने के तरीके भी बताऊंगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ी देर में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिसमें हम ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, साथ में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से भी कुछ कुछ एग्जांपल करेंगे। फिर मैं आपको इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है उसमें मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। इस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी एक्सरसाइज, और एक सेपरेट लेक्चर अपलोड होगा जिसमें मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, सारे के सारे एग्जाम्पल। इस लेक्चर में इस चैप्टर का ओवरव्यू मिलने वाला है। इस चैप्टर में जो जो टर्म आप सवालों में यूज करने वाले हो उन टर्मों को डिफाइन करूंगा मैं, साथ में कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से कराऊंगा जिसको आप आसानी से समझ सकते हो कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड या ग्राफिकल मेथड से आंसर निकाल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर का नाम है 10th चैप्टर 9 पेयर। यहां से चैप्टर का नाम स्टार्ट होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स क्या है। तो देखिए, मैथ की क्या ही ब्रांच है, उन क्या ही ब्रांच में से एक ब्रांच है हमारी अलजेब्रा। और जो अलजेब्रा है, पूरी अलजेब्रा के दो पिलर हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। अलजेब्रा को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। अलजेब्रा दो चीजों से मिलकर बनी है। पहला तो हमारे पास है कांस्टेंट, कांस्टेंट, और उसके दूसरा है हमारे पास वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट सिंबल्स, सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। ऐसे सिंबल जिनकी फिक्स वैल्यू हो, जैसे दो। अगर आप दो लिखते हो, टू लिखते हो, तो इसकी एक फिक्स वैल्यू है। लिखने वाले और देखने वाले दोनों के दिमाग में समझ में आ गया होगा कितनी क्वांटिटी की बात हो रही है, 5 या 1 बिलियन। इसकी भी एक फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू कितनी है? 1, उसके बाद 9 जीरो, ये हो गया 1 बिलियन। तो ये जो सिंबल्स हैं इनकी फिक्स वैल्यू है। जैसे मैं पाई लिखता हूँ, पाई की वैल्यू 3.14159 सो ऑन, कुछ भी हो आगे। हमें लगभग 1.24 ट्रिलियन डिजिट तक पाई की वैल्यू पता है, पर मैं उतने डिजिट तो लिख नहीं सकता, इसलिए मैंने ये लिख के छोड़ दिया है सो ऑन। तो पाई ये एक सिंबल है, इसकी भी एक फिक्स वैल्यू है। यहाँ कोई और सिंबल यूज कर लीजिए, ई 2.718 एक्सपोनेंशियल में जो होता है ये सो ऑन। तो ये जो सिंबल है इनको कहता है कांस्टेंट, सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। ऐसे सिंबल जिनकी फिक्स वैल्यू उन्हें कांस्टेंट कहता है। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, -5 ये कांस्टेंट है, 22/7 कांस्टेंट है, 8/7 कांस्टेंट है, √2 √5 इनकी एक फिक्स वैल्यू। आपको पता है नंबर कहाँ लाइन करने वाले हैं, नंबर लाइन पे। ये है हमारे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है? सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। अब देखते हैं वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल्स इससे थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कैसा है? जैसे कांस्टेंट होता है सिंबल हैविंग फिक्स वैल्यू, वैसे ही वेरिएबल्स क्या होता है? सिंबल्स, सिंबल्स हैविंग अनफिक्स्ड वैल्यू, अनफिक्स्ड वैल्यू। ऐसे सिंबल जिनकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, कुछ भी वैल्यू वो ले सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल हो गया एक्स, एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, वाई, ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सो ऑन, फाई हो गया। कुछ लोग गोल्डन रेशियो के तौर पे देखते हैं, तो पर कुछ भी हो सकती है, एप्सिलॉन। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे अगर कोई मेरे से पूछता है आप कितने रुपए कमाते हो, मैंने उससे कहा मैं x रुपए कमाता हूँ। तो मान लीजिए मैं कमाता हूँ 1 लाख रुपए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख रुपए हो जाएगी, क्योंकि बोलना चाहिए था मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, मैंने बोला मैं x रुपए कमाता हूँ। मैंने 1 लाख की जगह x बोला, तो x की वैल्यू 1 लाख। ये सवाल किसी और से पूछा जाए तो वो कह सकता, मान लीजिए वो 40,000 कमाता हो, तो वो कह सकता है 4 करोड़ कमाता हो, वो कह सकता है कि वो x रुपए कमाता है। तो वहां पर जो x की वैल्यू है उसकी कुछ और वैल्यू हो जाएगी। जैसे एक स्टूडेंट से मैंने पूछा था एक बार, तब मैं उसे चैप्टर करा रहा था कि आपकी नोटबुक कितने की है, और वो बताना नहीं चाहता था। ये रियल कंडीशन, मतलब रियल सिचुएशन ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो वो कहता है कि x रुपए की, उसकी नोटबुक x रुपए की है।
तो इसका मतलब है अगर उसकी नोटबुक 50 रुपए की हुई तो उसे बोलना चाहिए था मेरी नोटबुक 50 रुपए की है, पर उसने बोला मेरी नोटबुक X रुपए की है, इसका मतलब X की वैल्यू 50। फिर तो स्टूडेंटों में भीड़ सी लग गई, किसी से कुछ भी पूछ लो वो कहता है मेरी चीज़ Y रुपए की है। जैसे मैं किसी से पूछता हूँ आपकी एज कितनी है, अगर वो कहता है उसकी एज Y है, अब अगर उसकी एज 12 हुई तो Y की वैल्यू 12 है, क्योंकि उसे कहना चाहिए था मेरी एज 12 है, पर वो कह रहा है मेरी एज Y है तो Y की वैल्यू 12। वहीं पर अगर उसकी एज 80 साल हुई, ऐसा मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है, तो उसे कहना चाहिए था मेरी साल 80 है, मैं 80 साल का हूँ, पर उसकी जगह कह रहा है मैं 22 साल का हूँ, तो Y की वैल्यू 80 हो गई। तो जो सिम्बल्स हैं ये ग्रीक लैंग्वेज के सिंबल है। ग्रीक लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होता है, वैसे ग्रीक लैंग्वेज में 24 अल्फ़ाबेट होता है। जैसे इंग्लिश में कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर होता है, वैसे उस अपर केज या लोअर केज, वैसे ग्रीक लैंग्वेज में भी अपर केज और लोअर केज होता है। और ये हो गए वो सिंबल्स, तो इनकी भी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। आप देखोगे भी जो हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें जो रूट्स आते थे हम उन्हें अल्फा और बीटा लेते थे। ग्रीक लैंग्वेज में तो कुछ लोग मानते हैं कि इनकी वैल्यू फिक्स है, जैसे अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू 3, डेल्टा की वैल्यू 4। पर हम जो अपने अलजेब्रा में यूज कर रहे हैं तो एज ए सिंबल यूज कर रहे हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है एज ए सिंबल। कौन से जो वेरिएबल्स हैं, तो इतना आपको समझ में आया होगा। मैथ की एक ब्रांच है अलजेब्रा। अलजेब्रा कौन सी ब्रांच है? अलजेब्रा वो ब्रांच है इसमें हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स वगैरह पढ़ते हैं। कांस्टेंट क्या है? सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, ये कुछ एग्जांपल हो गए। वेरिएबल्स क्या है? सिंबल हैविंग अनफिक्स्ड वैल्यू, ये कुछ एग्जांपल हो गए। एक्सेट्रा का मतलब है ये ही नहीं है, आगे भी ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये हो गया मैथ, अलजेब्रा, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस, इसे कहेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे ये देखिए x प्लस टू, यहां पर x क्या है? वेरिएबल। जरूरी नहीं है एक ही वेरिएबल हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है एक से ज्यादा ही हो, तो मैं ऐसे लिखूंगा, एक वेरिएबल भी चलेगा, एक से ज्यादा भी चलेंगे। ये सिंगुलर के लिए भी यूज किया जा सकता है, प्लूरल के लिए भी ऐसे, कांस्टेंट को भी ऐसे, और ऑपरेशन को भी इस तरीके से। जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा ही ऑपरेशन हो, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो देखिए ये हो गया वेरिएबल, ये क्या है? ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? सिंबल हैविंग फिक्स वैल्यू, इसकी फिक्स वैल्यू है। वेरिएबल क्या होता है? सिंबल हैविंग अनफिक्स वैल्यू। और ये है ऑपरेशन। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया? x प्लस टू, ये पूरा कॉम्बिनेशन हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उम्मीद कर रहा हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ रही होगी। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट, और एक्चुअल में है क्या? 2x बराबर होता है 2 इंटू एक्स के, तो ये हो गया ऑपरेशन क्या है? कोई भी ऐसा लॉगरिथम, कोई ऐसी विधि जिससे आप एक नया नंबर पालो, जैसे प्लस। कुछ ऑपरेशंस की एग्जांपल लिखता हूं। ऑपरेशंस, लॉगरिथम भी एक ऑपरेशन ही होता है। ऑपरेशंस जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, एलसीएम है, एचसीएफ है, ये सारे ऑपरेशन है। ऐसे एक्सेट्रा और भी है, कुछ रूट्स निकालना है, ये सारी चीज़ ऑपरेशंस है। ये 4 ऑपरेशन हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। एड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसको कहते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। इन 4 को क्या कहते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और एग्जांपल देता हूं। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल है, ऑपरेशन भी है, और कांस्टेंट भी है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये बताना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। ये भी है, आप लोग के वेरिएबल दिख रहे हैं, पर नहीं, वेरिएबल दिख रहे हैं, ऑपरेशन भी दिख रहा है, पर कांस्टेंट नहीं दिख रही। आप ये कह सकते हो कांस्टेंट नहीं दिख रही। तो मैं आपसे ये कहूंगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 0,
इसको बहुत लोग जी भी कहते हैं, जी भी यूज कर सकते हो, जी प्लस जीरो तो आप कहोगे हाँ। तो देखिए कांस्टेंट है, ये है हमारा कांस्टेंट। अब अगर ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये x प्लस वाई प्लस जी के बराबर है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी है। कुछ और एग्जांपल लिखता हूं, बताइए ये है यानी x y z, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप कहोगे मुझे वेरिएबल्स तो दिख रहे हैं पर कांस्टेंट नहीं दिख रहे, तो मैं कहूंगा ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, मल्टीप्लाई में 1 और 1 मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लाई में लिखता है वो आगे लिख देते हैं वेरिएबल के। तो देखिए अब कांस्टेंट भी, अगर ये ऑपरेशन का है मल्टीप्लिकेशन का, अगर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसके बराबर है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब क्या है, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो भी आप लोगे वो क्या होगी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल थे। आप ऐसे लिखते हो एक्स वाई वाई, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्स वाई टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप कहोगे इसमें कांस्टेंट नहीं है, मैं कहूँगा कांस्टेंट नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 लगा दो या प्लस में 0 लगा दो, क्योंकि आप मल्टीप्लाई में 1 लगा दो तो भी वो एक्स वाई वाई रहेगा, 1 मल्टीप्लाई करने का फर्क नहीं पड़ता, या प्लस में 0 लगा दो तो भी वो एक्स वाई वाई रहेगा। तो देखिए वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, ऑपरेशन भी है, तो ये क्या हो गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं फिर अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है। अलजेब्रिक इक्वेशन तो हम कह सकते हैं इट इज एन अलजेब्रिक expression consisting sign of equator, इसको इक्वेटर का साइन कहते हैं। इसको पढ़ते हैं इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू पढ़ा जाता है, पर इस सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल का नाम है इक्वेटर। ये किसी ने दिया था, रॉबर्ट रिकॉर्डे ने दिया था, उसके बाद बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, तो इसे साइन ऑफ इक्वेटर कहता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन होने के लिए पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना पड़ेगा, कंसिस्टिंग, जिसमें क्या होगा, साइन ऑफ इक्वेटर, जिसमें बराबर का साइन जरूर होगा, इज इक्वल टू का जिसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये देखिए अगर मैं इतना पार्ट देखूं तो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इक्वल टू का साइन भी आ गया तो अलजेब्रिक इक्वेशन भी बन गई। ये है हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन। ये x y इक्वल टू 4, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x बाय वाई इक्वल टू 4, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब आप कहोगे ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन हमें समझ में आ गई, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बराबर का साइन हो, जिसमें इक्वेटर का साइन हो, उसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन कह देते हैं। हाँ बात सही है। तो ऐसा क्या है जो अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है, ये भी बात कर लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, इसमें तो इक्वल टू का साइन नहीं है, या x प्लस वाई प्लस 5, इसमें भी इक्वल टू का साइन नहीं है, या x का मॉड डिवाइड बाय y का मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। ये भी क्या है, अभी आप थोड़ा एग्जांपल समझ नहीं पाओगे, थोड़ा सा वेट कर सकते हो, थोड़ा सा वेट मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए। तो ये क्या है, नॉट अलजेब्रिक इक्वेशन, ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है। तो ये क्या है, ये तो एक्सप्रेशन है, ये भी एक तरीके से एक्सप्रेशन कह सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि एक ऑपरेशन है, या आप ये कह लीजिए इनइक्वलिटी है। ये इनइक्वलिटी आप 11th क्लास में पढ़ने वाले हो, उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने आपको बस कुछ एग्जांपल दिए जो अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है, और ये रहे अलजेब्रिक इक्वेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें अलजेब्रिक, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए क्या चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 चीजें तो होनी ही चाहिए। पहला है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट भी चलेगा, एक से ज्यादा भी चलेंगे। दूसरा है वेरिएबल्स, एक वेरिएबल भी चलेगा, एक से ज्यादा भी अलाउ है। तीसरा है ऑपरेशन, एक या एक से ज्यादा अलाउड है। तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको ढूंढनी है तो आपको ये 3 चीज आइडेंटिफाई करनी है। अगर ये 3 चीज मिल जाएंगी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी आपको ऐसा नहीं दिखता कि कांस्टेंट है, पर एक्चुअल में कांस्टेंट होता है।
अब अगर मैं आपसे पूछूं अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, फिर अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए आपको पहला, क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होती ही है, तो आपको पहला तो कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट। सेकंड नंबर पे वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एक भी अलाउड है, और थर्ड नंबर पे ऑपरेशंस, ऑपरेशन या ऑपरेशंस, और फोर्थ नंबर में साइन ऑफ इक्वेटर, साइन ऑफ इक्वेटर। अगर ये नहीं होगा तो वो इक्वेशन नहीं बनेगी, इक्वेशन के लिए ये तो चाहिए ही, ये तो नीडेड है, कंपलसरी है। तो ये हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ अब इतना समझ में आए होंगे। अब आप इस वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ लीनियर का मतलब क्या है, और वेरिएबल तो आपको पता ही लग गया होगा वेरिएबल, और पेयर का भी मतलब आपको पता ही है। पेयर क्या है? पेयर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। जैसे आप डजन पढ़ते हो 12 चीज का कॉम्बिनेशन, जैसे आप स्कोर पढ़ते हो 20 चीज का कॉम्बिनेशन, वैसे ही पेयर है 2 चीजों का कॉम्बिनेशन। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे कराता हूं। लीनियर इक्वेशन, तो इसका मतलब है इट इज एन इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन, इट इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंट या ऐसे भी लिख सकते हैं पावर ऑफ ईच वेरिएबल, ईच वेरिएबल इज वन, इज वन। और एक चीज ध्यान रखना, वेरिएबल, वेरिएबल मस्ट नॉट बी इन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में होंगे तो पावर ऐड हो जाती है, ऐसा कुछ है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या है। ये एक इक्वेशन है, और देखिए सब वेरिएबल की पावर क्या है? 1, तो लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है, सभी वेरिएबल की पावर क्या है? 1, लीनियर इक्वेशन है। ये एक इक्वेशन है, हाँ, क्या सभी वेरिएबल की पावर 1 है? नहीं, इसकी पावर 2 है, तो नॉट अ लीनियर इक्वेशन, नॉट अ लीनियर, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन तो है पर लीनियर नहीं। लीनियर क्यों नहीं? क्योंकि इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अलजेब्रिक इक्वेशन होती है इन विच एक्सपोनेंट या पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज 1। तो देखिए यहाँ पर पावर 1 नहीं है वेरिएबल की। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? अगर आप कह रहे हो नहीं, तो डेफिनेशन ढंग से देखिए, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि देखिए सारे वेरिएबल की पावर 1 है। अगर पावर कुछ नहीं होती तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए x की पावर 3 का मतलब होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स, x की पावर 2 का मतलब होता है x इंटू एक्स, x की पावर 1 का मतलब है x एक बार लिखना है। तो पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन क्यों? आप कहोगे पावर तो 2 है, मैं कहूँगा कांस्टेंट ही है। आपको वेरिएबल की पावर देखना है। देखिए ईच वेरिएबल इज 1, वेरिएबल की पावर, पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज 1, तो हर वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये बताइए, ये लीनियर इक्वेशन है? अगर आप कहोगे हर वेरिएबल की पावर 1 है, हाँ इसलिए लीनियर इक्वेशन है, तो ये गलत है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि आगे देखिए ये भी है, वेरिएबल मस्ट नॉट बी, या वेरिएबल से लिख लीजिए वेरिएबल्स मस्ट नॉट बी इन मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि अगर मैं पूछूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर कितनी है, तो ऐड करके बताई जाती है, पावर 3 है या डिग्री 3 है। तो ध्यान रखना ये बात, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन है पर लीनियर नहीं है, क्योंकि लीनियर के लिए वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं चलेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम अपने चैप्टर में ये इक्वेशन नहीं देखने वाले, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल हैं, x y z, ये 3 वेरिएबल हो गए, ये देखने वाले हैं। ये भी नहीं देखने वाले, ये हमारी बुक में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखिए लीनियर नहीं है, ये टर्म लीनियर नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन नहीं है। हाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि सवाल कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि इसको मान लिया u, इसको मान लिया v, फिर लीनियर में बदल गए। मैं क्या कहना हूँ आपको आगे चल के पता लग जाएगा इसी लेक्चर में, या नेक्स्ट आगे आने वाले लेक्चरों में। अभी इतना समझिए, ये लीनियर
ऐसा आपको बुक में देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल में नहीं 3 में है। ये बुक में देखने के लिए मिलेगा 2 वेरिएबल में, और लीनियर और इक्वेशन भी है। ये नहीं देखने को मिलेगा आपको बुक में, क्यों? क्योंकि ये लीनियर नहीं है। ये देखने के लिए मिलेगा क्योंकि लीनियर है। ये नहीं देखने के लिए मिलेगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? वेरिएबल मस्ट नॉट विन मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में है। तो इतना समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन क्या है। हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसे सवाल, ये है पेयर में 2 चीजें होती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इक्वेटर का साइन है। लीनियर है क्योंकि हर वेरिएबल की पावर 1 है। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है क्योंकि हर वेरिएबल की पावर 1 है। इक्वल टू का साइन है मतलब इक्वेशन भी है। तो ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। हाँ, अगर ये लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है और पेयर में, तो हाँ, ये हमारी बुक में हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में भी है, लीनियर भी है, इक्वेशन भी है और पेयर भी है। तो ये हम पढ़ेंगे, ऐसे सवाल है। अब सवाल कैसे होंगे? आपसे पूछेगा x और y की वैल्यू बता दो। आप कहोगे अगर मैं इतना लिख देता हूँ x + y = 16, तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, y की वैल्यू 15 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, y की वैल्यू 14 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, y की वैल्यू 13 हो सकती है। ऐसे ही करते करते x की वैल्यू 16 हो सकती है, y की वैल्यू 0 हो सकती है। यहाँ पर भी ले सकते थे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू। आप कहोगे बस इतने ही है, नहीं, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। क्यों? आप x की वैल्यू ले लो 1.1, तो y कितना हो जाएगा 14.9। x की वैल्यू ले लो 1.11, तो y कितना हो जाएगा 14.89। ऐड करके देख लेना ये। तो इस तरीके से ये अगर आपको दिया जाए तो आपको इतना समझ में आ गया, ये जो इक्वेशन है, ये जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। अब x के वैल्यू कुछ भी रख लो जो मन में है, फिर उसे राइट हैंड साइड में ले जाइए, y की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए आप x की वैल्यू रख देते हो क्वेश्चन मार्क, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y अभी x की जगह क्वेश्चन मार्क प्लस y = 16, क्वेश्चन मार्क उधर चला गया, y की वैल्यू क्या होगी 16 माइनस क्वेश्चन मार्क। तो अब x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, y तो निकल ही जाएगा। तो अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, आप आसानी से देख सकते हो। पर ऐसा तब नहीं होगा जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालिए, मतलब मैं आपसे ऐसी वैल्यू पूछ रहा हूं x और y की, ऐसा ऑर्डरेड पेयर पूछ रहा हूं, x, y ऐसा पूछ रहा हूं जो दोनों इक्वेशन को, पूरे पेयर को, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब खुद सोचिए ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। देखिए अगर आप x की वैल्यू 1 ले रहे हो और y की वैल्यू 15 ले रहे हो, तो हाँ ठीक है, जोड़ के 16 आ गया, पर 1 - 15 10 तो नहीं होता, तो ये तो गलत है। x की वैल्यू 2 लोगे और y की वैल्यू 14 लोगे, हाँ जोड़ के 16 आ जाएगा, एडिशन 16 है, पर 2 - 14 10 तो नहीं होता, तो ये भी गलत है। ऐसे आप सोचिए आपको क्या लेना चाहिए। अगर मैं x की जगह 13 लेता हूँ 13 और y की जगह क्या लेता हूँ 3, तो 13 + 3, देखिए पुट x = 13 y = 3, तो 13 + 3 = 16। तो हाँ ये तो ठीक हो, ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर 13 - 3 = 10, सेकंड वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो ये है हमारे सॉल्यूशन ऑफ, क्या कहूँगा मैं, x = -13, y = 3 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये तो आसान था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। या इस तरीके से भी इसे लिख सकता है, x की वैल्यू पहले रख दीजिए और y की वैल्यू बाद में, तो इज सॉल्यूशन ऑफ पेयर, और इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये तो आसान था, पर अगर क्या हो, अगर मैं सवाल को टफ कर दूं, यहाँ पर तो आप आसानी से सोच पाए, फिर भी हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप वो 2 नंबर सोच पाओगे, वो x और y सोच पाओगे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो इसके लिए हमें मेथड की जरूरत है। तो हम इस चैप्टर में कई मेथड पढ़ने वाले हैं, जैसे हमें ग्राफिकल मेथड देखेंगे, ग्राफ की मदद से कैसे हम वो पॉइंट निकाल सकते हैं, वो x, y निकाल सकते हैं, वो ऑर्डरेड पेयर निकाल सकते हैं जो दोनों लीनियर इक्वेशन को या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। जैसे हमारा आंसर ये रहा, ये सेटिस्फाई कर रहा है। साथ में हम ये भी देखने वाले हैं
कि ग्राफिकल मेथड के अलावा कौन से तरीके हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे काम करता है, एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है। आप कहोगे ग्राफिकल मेथड ही सफिशिएंट है, मैं तो इसी से क्वेश्चन कर लूंगा। नहीं, ग्राफिकल मेथड लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, और उसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए, स्केल वगैरह चाहिए, मेजरिंग वगैरह करेक्ट होनी चाहिए। तो आप कहोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही इनफ है, फिर मैं एलिमिनेशन मेथड क्यों करूँ। हम इतने मेथड इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ सवाल किसी खास मेथड से जल्दी हो जाते हैं, ताकि हम अपना पेपर में टाइम बचा पाए और टाइम और क्वेश्चनों में यूटिलाइज किया जा सके। या पेपर में कई बार ये भी बोल देता है इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करो, तो वो मेथड भी जानना जरूरी है। तो ये है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कुछ और लिख के दिखलाता हूँ, बताइए क्या ये लीनियर इक्वेशन है। आप कहोगे हाँ है, क्योंकि हर वेरिएबल की पावर 1 है। क्या ये इक्वेशन है इक्वल टू का साइन है। क्या है दो वेरिएबल में है, हाँ दो वेरिएबल में है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन है। देखिए 4x प्लस 6y इक्वल टू 10, हाँ ये लीनियर इक्वेशन है। अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो क्या ये दो वेरिएबल में है, हाँ दो वेरिएबल में है। क्या ये लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है, क्या इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसका जवाब है नहीं निकलेगा। आप कहोगे ये कैसे हो गया, अभी तो हमने देखा था सॉल्यूशन निकलेगा। तो जरूरी नहीं है निकले, कभी सॉल्यूशन निकलता है कभी नहीं निकलता, कभी एक सॉल्यूशन निकलता है कभी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन निकल जाता है। मैं क्यों कह रहा हूँ इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, अभी समझाता हूँ। देखिए आप ये वाला पार्ट देखिए, 4x प्लस 6y, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ ये क्या बनेगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 10 है राइट हैंड साइड में, और 2x प्लस 3y की वैल्यू तो 16 है, तो ये हो गया 32 इक्वल टू 10। ये तो फॉल्स है, 32 कहाँ इक्वल होता है 10 के। इसका मतलब कि x और y के कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। इस कंडीशन को हम नो सॉल्यूशन की कंडीशन कहते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन निकला था और एक ही सॉल्यूशन है, मतलब अगर आपको x बराबर 13 और y बराबर 3 मिल गया जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके अलावा ऐसा कोई ऑर्डरेड पेयर नहीं है, ऐसी कोई आप x और y की वैल्यू नहीं ढूंढ पाओगे जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मैं 100% श्योर हूँ आप नहीं ढूंढ पाओगे ऐसी वैल्यू। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो। तो सवाल ये हमें कब पता लगेगा कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि नो सॉल्यूशन होंगे तो निकालना बेकार है ना, सॉल्यूशन निकालना वेस्ट चला जाएगा। तो हमें पहले पता तो होना चाहिए इसके सॉल्यूशन निकलने भी वाले हैं या नहीं, या यूनिक सॉल्यूशन कब होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, हमें जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है जिसका सॉल्यूशन निकल गया, पर यहाँ पर भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकला। तो हमें जानना जरूरी है कब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलता है कब नहीं निकलती। अगर सॉल्यूशन निकलता है तो उस कंडीशन को कंसिस्टेंट कहा जाता है, अगर सॉल्यूशन नहीं निकलते तो इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, या ये भी कह लीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो देखिए ये आपकी बुक में दी गई है स्टैंडर्ड फॉर्म, हम इसी को यूज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मैं आपको समझाता हूँ, मैंने जितनी भी लीनियर इक्वेशन लिखी है ना वो इस फॉर्म में लाई जा सकती है। कैसे, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 16 यहाँ पर ले आइए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये इसी फॉर्म में आ गई। यहाँ पर आप कहोगे a है तो मैं कहूँगा ये लीजिए 1 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में 1 लिखने का फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, इसमें a की वैल्यू 1 है। क्यों a की वैल्यू 1 क्यों, क्योंकि a क्या होता है x का कोफिशिएंट, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, x के मल्टीप्लाई में क्या है 1। b की वैल्यू क्या है, b होता है y का कोफिशिएंट, यहाँ पर b के y के मल्टीप्लाई में 1 तो b भी 1। और c क्या है, c होता है कॉन्स्टेंट टर्म, जो ना x का कोफिशिएंट है ना y का कोफिशिएंट है, तो वो है -16 साइन के साथ घूमना है। तो देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन थी, मैं इसे इस फॉर्म में ले आया। राइट हैंड साइड में जो भी होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और राइट हैंड साइड में 0 बन जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई और आप इक्वेशन लिख लीजिए, ये भी लीनियर इक्वेशन है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। क्यों, क्योंकि मैं हर लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म जिसमें हर लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म जिस फॉर्म में सारी ही लीनियर इक्वेशन को समाया जा सके, सारी ही लीनियर इक्वेशन को उसमें रखा जा सके, उसमें ढाला जा सके। तो देखिए जैसे ये है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड में साइड में आएगा ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए फिर से बन गया है
स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ ए क्या है, तो ए क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, तो ए है 2। वाई क्या है, वाई मतलब बी क्या है, बी होता है वाई का कोफिशिएंट, तो अगर वाई का कोफिशिएंट है -3 तो -3। और सी होता है कॉन्स्टेंट, ना एक्स का कोफिशिएंट ना वाई का कोफिशिएंट, यहाँ पर सी क्या है -16, क्योंकि ना एक्स का कोफिशिएंट है ना वाई का कोफिशिएंट है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ए बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, ये एनी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर इनकी जगह आप रख सकते हो अगर आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है तो, क्योंकि नहीं तो दो वेरिएबल हो जाएंगे और लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ये नंबर है, इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पर आपके पास चॉइस है। एक्स एंड वाई क्या है, आर टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है तो हो गई ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमारे जो चैप्टर है उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर पेयर है तो एक लीनियर इक्वेशन ये रही और दूसरी लीनियर इक्वेशन ये रही। अब आपको पता कैसे लगेगा कि लीनियर इक्वेशन अलग अलग है, तो उसके लिए हम इनके कोफिशिएंट का नाम रख देंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब एक काम की चीज देखिए, मैंने यहाँ पर लिख तो दिया कि ए बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, पर अगर सोचिए अगर मैंने ए की वैल्यू 0 रख ली तो क्या होगा, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, फिर दो वेरिएबल में नहीं रहेगी। हाँ, ये मानता हूँ लीनियर इक्वेशन रहेगी, बस दो वेरिएबल में नहीं रहेगी ना। बी की वैल्यू मैंने 0 रख दी, अगर मैं बी की वैल्यू 0 रख दूंगा तो ये पूरा पार्ट 0, तो एक वेरिएबल तो खत्म ही हो गया। तो तब मैं कहता हूँ ए बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, तो साइड में ये कहना भी जरूरी हो जाता है कि ए बी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, क्योंकि अगर ए या बी में से कोई भी एक 0 हो गया तो वो एक वेरिएबल को वैनिश कर देंगे, एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, फिर लीनियर इक्वेशन रहेगी पर टू वेरिएबल्स में नहीं रहेगी, टू वेरिएबल्स। ऐसे यहाँ पर भी हम कह सकते हैं a1 भी 0 नहीं है, a1 भी 0 नहीं है, b1 भी 0 नहीं है, ऐसे ही a2 भी 0 नहीं है, क्योंकि अगर a2 0 हो गया तो वेरिएबल खत्म हो जाएगा, फिर एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, और b2 भी 0 नहीं है। इसी चीज को कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं a1 मल्टीप्लाई b1 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी 0 नहीं होगा तभी ये 0 नहीं आएगा, और कोई भी एक 0 हो गया तो 0 आ जाएगा। b1 इंटू b2 नॉट इक्वल टू 0, ये आपकी मर्जी, आप ऐसे याद रखना है, याद रखना आसान है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सब्जेक्टिव चॉइस है कि ये जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई के 0 नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी। हाँ, सी को 0 रख सकते हो, सी फ्री है, और ए और बी 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर रख दो, वो आप फ्री हो करने के लिए। तो ये होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं समझाता हूँ कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखिए ये वाला पार्ट में इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। जैसे देखिए सबसे पहले हम देखते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं। तो देखिए मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, ये लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल में है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल में है। अब हम फाइंड आउट करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले इसके लिए पहली इक्वेशन है तो a1 क्या होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग विद। चलो एक बार ढंग से लिखता हूँ, 2x + 3y। ढंग से वो भी था, पेपर में तो आप ऐसे ही करोगे, पर आपको भी समझ में आ जाए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डिटेल। 2x + 3y = 22 ऑन कंपेयरिंग, ये हटा दो, ऑन कंपेयरिंग 2x + 3y = 22 विद a1x b1y c1 = 0। वी गेट अगर हम कंपेयर करें हमें क्या मिलेगा। देखिए a1 होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2, तो a1 तो मिल गया 2।
फिर देखिए b1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो v1 मिल गया 3। c1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, ना x का कोफिशिएंट है ना y का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर क्या है वो कांस्टेंट टर्म 22। अब अगर आपने ऐसे लिख दिया, आपने गलती कर दी, आप कहोगे ये कैसे हो गया, मैं कहूँगा राइट हैंड साइड में 0 है, यहाँ पर तो राइट हैंड साइड में 0 ही नहीं है, तो पहले आपको 0 बनाना पड़ेगा। अब 0 कब बनेगा, जब आप इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा मतलब 0, और ये तब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तब -22 बन जाएगा, तो ये रहा -22। ऐसे ही ऑन कंपेयरिंग 4x + 15y इक्वल टू -16 विद, क्योंकि इससे तो हम कंपेयर कर चुके हैं, अब ले लीजिए a2x b2y c2 प्लस में c2 इक्वल टू 0। हमें क्या मिलेगा, वी गेट। अगर हम ये कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a2 क्या है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट, यहाँ पर y है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो a2 मिल गया 4, और b2 क्या है, y का कोफिशिएंट, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 15, तो b2 मिल गया 15, और c2 क्या है कांस्टेंट टर्म, तो c2 क्या हो गया, माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 16, प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप निकालना पहले सीखोगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, फिर आप समझ पाओगे कि वो तरीका कैसे यूज करना है, कि आपको कैसे पता लगेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, बस कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस बार हम इतना डिटेल नहीं करने वाले, डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे देखिए -7 इक्वल टू 15, 22/7 y 7x इक्वल टू 30। कोई ये मैं समझ लेना गलत है, हम प्लस में कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, मैं इसको आगे भी लिख सकता हूँ। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस सवाल के लिए कि a1 क्या है, तो a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट तो 5। b1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या -7, साइन के साथ बोलना है। और c1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, तो अगर आप 15 लिख रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा -15 लिखो। क्यों, क्योंकि इस साइड आएगा तो इस साइड 0 बचेगा, मैं ऐसी फॉर्म बनानी है, ऐसी जिसमें राइट हैंड साइड में 0 हो। ठीक, इसमें a2 क्या है, अगर आप a2 22/7 लिख रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि a2 क्या होता है, a2 होता है x का कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7 है, तो a2 क्या है 7। b2 क्या होता है, y का कोफिशिएंट, तो b2 क्या है 22/7, और c2 क्या होता है कांस्टेंट टर्म, c2 क्या है -30 कैसे हो गया, माइनस का नहीं है प्लस का है, पर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये c1 था, c1 बराबर माइनस, और c1 का मतलब क्या है, -15 है। c1 का मतलब क्या है, पहली इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। c2 का मतलब क्या है, दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। तो ये हम 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखिए उसके बाद मैं आपको तरीका बताता हूँ। मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिखा 2x 3y -4 इक्वल टू 0, 7x + 40 इक्वल टू -3y। ये है, ये लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल में भी है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे a1 b1 c1 a2 b2 c2 बता दो। तो देखिए a1 क्या है, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -2, b1 क्या है, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3, c1 क्या है कांस्टेंट टर्म, पहली इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म -4। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूँ a2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7। मैं आपसे पूछता हूँ b2 क्या है, b2 होगा दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट तो -3। ये भी गलत है, -3 क्यों, क्योंकि यहाँ -3 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 बनाना है पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, राइट हैंड साइड में 0 बनाना है। अगर मुझे राइट हैंड साइड में 0 बनाना है तो ये माइनस का है, पहले से यहाँ पर लाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3 आएगा, बस प्लस का 3 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, एक ही बात है। c2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 40, ये तो पहले से ही सही जगह पर है। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ये हो गया 5x y/5 tan इक्वल टू 0, 3y
3/7, 8/5, 8π/5 x। ठीक है, ये है हमारा सवाल। अब देखिए पहली इक्वेशन में a1 होता है, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5 है, b1 होता है पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। अब अगर आप 5 लिखने की सोच रहे हो ये तो गलत है, आगे कुछ नहीं है, 1 लिखो, 1/5। c1 क्या होता है पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 10, ऐसे a2 निकालता है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, पूरा x का कोफिशिएंट 8π/5। b2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो है 3/7, और c2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म जो कि है ही नहीं तो 0। क्यों? क्योंकि मैं प्लस में 0 लिख सकता हूं, अब कांस्टेंट टर्म दिख रहा है और 0 लिखने का 0 प्लस में लिखने का कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो भी ना हो आप उसकी जगह 0 लिख सकते हो। अब जैसे मान लीजिए ये है, एक और इससे सवाल याद आ गया मेरे को, x + 5 = 0, y + 10 = 0। ये लीनियर इक्वेशन है पर 2 वेरिएबल में नहीं है। फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं इसमें a1, b1 और c1 बताइए, तो a1 क्या है, a1 है 1, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है। b1 क्या है, b1 आप कहोगे v1 होता है y का कोफिशिएंट, y तो है ही नहीं, तो मैं कहूँगा ये बात सही है, पर आप x + 0 + 5, x + 5 को ऐसे लिख सकते हो, x + 0 + 5, मतलब y में लाना चाह रहा हूँ, ये हो गया x + 0 की जगह लिख दिया 0y, 0y भी 0 ही होता है, 0 × y 0, ये ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो y का कोफिशिएंट क्या है 0, और c1 क्या है कांस्टेंट टर्म है 5। मेरा कहने का ये मतलब है अगर कोई वेरिएबल गायब है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x तो नहीं है तो इसे इस तरीके से लिख लीजिए। अब x विजुअल है, अब आपको x से दिख रहा है, अब आपको साफ दिख रहा होगा a2 क्या है 0, b1 तो हो चुका है, b2 दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया, क्योंकि 1y का मतलब है 1 × y जो कि वापस y हो जाएगा, तो y को 1y लिखा जा सकता है, 1 हो गया फिर। और c2 कांस्टेंट टर्म दूसरी इक्वेशन का 10। तो इस सवाल से मेरा ये मतलब था कि किसी का वेरिएबल कुछ ना दिखे तो 1 है, और अगर वो वेरिएबल ही ना दिखे, अगर किसी वेरिएबल का न्यूमेरिकल पार्ट, किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ ना दिखे तो 1 है, और अगर वो वेरिएबल ही ना दिखे तो उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, तभी तो उसने उस वेरिएबल को वैनिश कर दिया, उस वेरिएबल को हटा दिया। देखते हैं सिस्टम कितने टाइप के हैं। सिस्टम, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एक है हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम, और एक है हमारे पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम। पहले समझते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है। पेयर ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, या पेयर ऑफ इक्वेशन that has solution। यहाँ पर ये जरूरी है कि एक ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन जिसके पास सॉल्यूशन हो। अगर हमारे पास ऐसा पेयर ऑफ इक्वेशन है जिसके पास सॉल्यूशन है तो हम उसे कहेंगे हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम है। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा? पेयर ऑफ इक्वेशन डेट नो सॉल्यूशन, ये कहना अच्छा है आप, पेयर ऑफ इक्वेशन डेट हैज नॉट सॉल्यूशन। एक ऐसी इक्वेशन, ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशंस जिसके पास सॉल्यूशन ना हो उसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब अगर सॉल्यूशन है तो हमारे पास दो केस है। सॉल्यूशन तो है, क्या वो सॉल्यूशन यूनिक है या यूनिक नहीं है? मतलब यूनिक नहीं है तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और यह है नो सॉल्यूशन का केस, नो सॉल्यूशन। अभी समझ में आ रहा है? बस 2 मिनट दीजिए। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था A1 B1 C1 A2 B2 C2 कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए आपको ये पता है आफ्टर
फाइंडिंग A1 B1 C1 एंड A2 B2 B2 C2। आप निकालोगे A1 इज टू A2, A1 और A1 A2 का रेशियो A1 बाई A2 और निकालोगे B1 बाई B2। अब दो केस हो सकते हैं, या तो ये बराबर होंगे या ये बराबर नहीं होंगे। अगर ये बराबर नहीं हुए तो हम कहेंगे, अगर बराबर नहीं हुए तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारा पहला सवाल था x प्लस वाई इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इक्वल टू 10। अब अगर मैं इस सवाल के लिए आपसे पूछूं A1 क्या है, पहली इक्वेशन को देखिए, A1 क्या होता है, A1 होता है x का कोफिशिएंट तो 1, B1 क्या अभी मैंने यहाँ पर बताया था कि किसी का कोफिशिएंट कुछ ना हो तो 1। क्यों? क्योंकि मैं 1x को लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स जो xc होता है, इसीलिए किसी का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1। तो ये देखिए A1 आ गया। B1 क्या है, B1 होता है पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1। C1 क्या है, C1 होता है कांस्टेंट टर्म, लेफ्ट हैंड साइड में लाने के बाद राइट हैंड साइड में 0 बनाने के बाद, ये हो जाएगा -16। ऐसे अब दूसरी इक्वेशन को देखिए, A2 क्या है x का कोफिशिएंट, B2 क्या है y का कोफिशिएंट और C2 क्या है माइनस के साथ। C2 क्या है, C2 है हमारा कांस्टेंट टर्म, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे माइनस का हो जाएगा। अब बताइए A1 बाई A2 क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 1 बाय 1 1, B1 बाई B2 क्या हो जाएगा 1 बाय -1 -1। तो आप साफ देख सकते हो दोनों बराबर नहीं है, मतलब A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन आएगा। याद है इसके सॉल्यूशन आए थे 13,3, x की वैल्यू 13 y की वैल्यू 3। इसके अलावा कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं था, कोई ऐसे x और y की वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे इसके अलावा। तो ये एग्जांपल है यूनिक सॉल्यूशन का। अभी और भी एग्जांपल करेंगे, आप ज़्यादा वो मत सोचिए कि एक एग्जांपल में समझ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रही, आप चिंता मत कीजिए, भी और भी एग्जांपल दूंगा। तो यूनिक सॉल्यूशन का केस है। अब एक पॉसिबिलिटी ये थी, केस 1 ये था कि ये बराबर ना हो, पर ऐसा भी तो हो सकता है बराबर हो जाए। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है बराबर हो जाए। अगर ये बराबर हो गए तो इसकी वजह से दो केस बनेंगे। वो दो केस क्या है, क्या तीसरे भी रेशियो बराबर हो जाएंगे या तीसरे रेशियो बराबर नहीं होंगे, यही हो सकता है, और तो कोई चांसेस ही नहीं है। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, या तो ये दोनों रेशियो, दोनों फ्रैक्शन बराबर नहीं होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन, ये रहे एग्जांपल। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो या तो तीसरा वाला बराबर होगा या तीसरा वाला बराबर नहीं होगा। अगर हो गया तो हम कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर बराबर नहीं हुआ तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल देता हूं इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के एग्जाम्पल इनफाइनाइट, जैसे देखिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब बताइए A1 क्या है 2 पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, B1 क्या है 3, C1 क्या है C1 है 5, ऐसे ही A2 क्या है 4, B2 क्या है 6, C2 क्या है 10। अब A1 बाई A2 निकालते हैं, 2 बाई 4 1 बाई 2, B1 बाई B2 निकालता है 3 बाई 6 1 बाई 2, C1 बाई C2 निकालते हैं 5 बाई 10, 5 से कैंसिल करके 1 बाई 2। तो बराबर ही हो गई A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ऐसा हो जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है। ऐसा क्यों है बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन, क्योंकि ध्यान से अगर आप देखो तो दोनों इक्वेशन एक ही है। दोनों इक्वेशन क्यों है एक, अगर आप इसमें से दो कॉमन ले लो, अगर मैं 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0 में से दो कॉमन ले लूँ, दो बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 2x, क्योंकि ये होता है 2 इंटू 2 बाहर ले लिया, ये हो गया 3y, क्योंकि ये होता है 2 इंटू 3 2 बाहर ले लिया, ये हुआ 5। अब देखिए ये दो डिवाइड में चला गया तो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक्चुअल में दो इक्वेशन नहीं है, एक इक्वेशन है। और अगर एक इक्वेशन है,
अगर एक इक्वेशन है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक इक्वेशन का तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होता है। अगर एक इक्वेशन है दो वेरिएबल में, तो उसके तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। 1 रख लीजिए, 15 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 14 रख लीजिए, 2.5 रख लीजिए, 13.5 रख लीजिए, तो वही वाला केस हो गया जो मैंने सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में कराया था। तो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप कहोगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अभी ये लाइन के ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा, इनका क्या मतलब है। नो सॉल्यूशन का एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, मान लीजिए ये कर लिया, इसका नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन क्यों है देखते हैं पहले। इस ये जो आपको दिया है एक फॉर्मूला टाइप स्ट्रक्चर, इससे देखते हैं। a1 क्या है 2, b1 क्या है 3, c1 क्या है -10, इस साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा। a2 क्या है 4, b2 क्या है 6, c2 क्या है माइनस का 16। अब बताइए a1 बाई a2, 2/4 कैंसिल आउट करा 1/2। फिर बताइए a2 तो हो गया, b1 बाई b2, b1 बाई b2, b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, कैंसिल आउट करा 1/2। अब बताइए c1 बाई c2, तो ये हो गया -10 बाय -16, माइनस से माइनस कटा, 2 से कैंसिल करा 5/8। अब देखिए ये दोनों पहले दो रेशियो तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। मतलब a1 बाई a2 तो बराबर है b1 बाई b2 के, पर बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। अगर ऐसा होता है तो नो सॉल्यूशन। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि नो सॉल्यूशन है? इसके पीछे का रीजन ये है, देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। आप एक काम कीजिए, ये जो आपको दिख रहा है 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, इसमें से 2 बाहर ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, क्योंकि ये होता है 2 इंटू 2 बाहर ले लिए, एक 2 बचा और x भी बचा, ये होता है 2 इंटू 3y, तो है ये साथ में, तो अगर मैं 2 बाहर ले लूंगा 3y बचा। अब इसकी वैल्यू देखो, आपको पता है, आपको x और y ऐसा पुट करना है कि 2x प्लस 3y 10 हो जाए, तो ये तो 10 है 10। अब ये आ गया 20/16, ये तो फॉल्स है, मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। और अगर ये गलत है तो एक्स और वाई की कोई वैल्यू ऐसे निकलेगी नहीं, क्योंकि आप एक्स और वाई के लिए कुछ भी लो, पर ये तो 10 ही आना चाहिए ना उस एक्स और वाई की वैल्यू के लिए, चाहे कुछ भी हो, पर ये तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैंने इसकी जगह 10 रख दिया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी जाएगी, आप निकालोगे a1 b1 c1, a2 b2 c2। पहला स्टेप आइडेंटिफाई या फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a1 b1 c1, a2 b2 c2। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंडिंग द रेशियो। रेशियो क्या निकालोगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। फिर इससे कंपेयर करोगे कि किससे मैच हो रहे हैं रेशियो। अगर पहले ही दो रेशियो बराबर नहीं हुए तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर पहले दो नहीं हुए तो यूनिक सॉल्यूशन, पर हो गए तो तीसरा भी निकालेंगे। अगर तीसरा भी बराबर हो गया तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और अगर तीसरा बराबर नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन। अब देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वेशन दैट हैज सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट सिस्टम है। तो इन दोनों में तो सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसको कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम, ये जो आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दी गई है कंसिस्टेंट सिस्टम बना रही है, क्योंकि इसमें भी सॉल्यूशन आ रहा है, एक आ रहा है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन आ तो रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं, पर सॉल्यूशंस तो आ रहे हैं ना, तो ये हो गया कंसिस्टेंट। इसमें सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, ये केस है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सिस्टम। तो कई बार सवाल ऐसा नहीं आएगा कि यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। आपसे ये पूछेगा क्या सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो अगर उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट है, पर अगर नो सॉल्यूशन होंगे तो सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, और ऐसे सिस्टम को इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाता है। तो देखिए इस केस में क्या है, इसीलिए मैंने लिखा था यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में लिखा था नो सॉल्यूशन। अब एक बार ज्योमेट्रिकल इसकी मीनिंग देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का क्या मतलब है, ये तो आपने न्यूमेरिकली अलजेब्रिकली देखा कि इसका क्या मतलब है, सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इन तीन कंडीशन की ज्योमेट्रिक मीनिंग। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा दूंगा जो भी मुझे जरूरत पड़ेगी। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग देखते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब है, ये जो इक्वेशन हम बार बार लिख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये इक्वेशन ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये है किसकी इक्वेशन, इस इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इक्वेशन दिखने में कैसे होगी। ये अभी जो हमने पढ़ा
ये मैथ में ज्योमेट्री नहीं है, ये क्या है, न्यूमेरिकली देख लिया कि हाँ सॉल्यूशन कैसे निकालता है, अलजेब्रिकली देख लिया कि स्ट्रक्चर क्या है। अब ज्योमेट्री का मतलब समझिए। देखिए अगर मैं कोई ऐसी इक्वेशन लिखता हूँ 2x + 3y = 10, तो पता है क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्यों, मैं भी बताता हूँ क्यों। देखिए कुछ पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, 1 2 3 4 5 6 7, ये स्केल प्लेन है, मुझे पता है, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। अब देखिए थोड़ा पहले ये एग्जांपल लेता हूँ, x + y = 6, मान लीजिए ये है मेरा एग्जांपल। अब बताइए क्या क्या इसके आंसर है। आप कहोगे x की वैल्यू 1 ले लो, y की वैल्यू 5 ले लो। मैं कहूँगा सही है, क्योंकि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5 इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो x1 ये रहा, y5 ये रहा, तो हमें मिल गया ये रहा पॉइंट, ये रहा x, ये रहा, ये पॉइंट मिल गया मुझे 1,5। आपने 9th क्लास के 3rd चैप्टर में सीखा भी है। फिर x की वैल्यू 2 ले लो और y की वैल्यू क्या ले लो, 4, ठीक है, क्योंकि ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो x की वैल्यू 2 लेनी है, y की वैल्यू 4 लेनी है। देखिए फिर से मुझे एक पॉइंट मिल गया, ये रहा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। फिर आप कहोगे x की वैल्यू 3 ले लो, तो y भी 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे एक और पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू 3, y भी 3, ठीक है। x की वैल्यू 4 ले लीजिए, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि ऐड करके तो 6 ही चाहिए। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, ये लो एक और सॉल्यूशन मिल गया। x की वैल्यू 5 ले लीजिए, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, ये देखिए एक और सॉल्यूशन मिल गया। आप देख रहे होगे जो सॉल्यूशन है ना, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, ये सॉल्यूशन एक लाइन नहीं बना रहा। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 6 ले लीजिए, y हो जाएगा 0, क्योंकि ऐड करके तो 6 ही चाहिए। ये देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखो, ऐसे कुछ और पॉइंट ले लेते हैं, y की वैल्यू अगर मैं 6 ले लूँ तो x क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 6 रखी है, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, x 0, तो ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 0, तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन एक लाइन बना रहा है। इसलिए हमें कह सकते हैं, आप कोई और भी एग्जांपल देख सकते हो, कोई और भी एग्जांपल खुद रैंडमली ले लो, 9th में था पहले आपके सिलेबस का पार्ट। इसलिए हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अ लाइन ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं वो सॉल्यूशन एक लाइन पर ही आ रहे हैं। आप देखिए इसका अपोजिट भी सही है। एक बार आपने लाइन बना ली, अब लाइन पे जो भी पॉइंट आ रहा है, जैसे देखिए एक पॉइंट ये आ रहा है, ये लाइन पे, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 7, y की वैल्यू क्या है -1, पुट करके देखिए, x की जगह 7 प्लस लिखा, y की जगह -1, ये हो गया 7 - 1 6, 6 = 6 ट्रू है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। यहाँ पर पुट करके देख लीजिए, ये रहा 7 - 1, ये चाहिए तो पुट करके देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा 3.5 और ये क्या हो जाएगा 2.5, ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए 3.5 + 2.5 जो 6 होता है, 6 ही आ रहा है राइट हैंड साइड में। तो इस समय क्या पता लगा, ये जो मैंने अभी आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखी और इसका मैंने सॉल्यूशन निकाले, तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, इन सारे सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन को कहते हैं सॉल्यूशन सेट। इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो एक लाइन बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अ लाइन ज्योमेट्रिकली। ये जो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ये सॉल्यूशन एक लाइन को ड्रॉ करते हुए हमें दिखला रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ हो रही है। तो देखिए इसमें यूनिक सॉल्यूशन, अब मान लीजिए दो इक्वेशन है मतलब 2 लाइन है,
क्योंकि तब मैं कह रहा हूँ इक्वेशन है तो मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहा हूँ जो मेरे चैप्टर में भी है। कभी भी अगर मैं इस चैप्टर में इस प्लेलिस्ट में कहता हूँ एक हमारे पास दो इक्वेशन है तो ऑब्वियस बात है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, बार बार बताने की नीड नहीं है मुझे। तो देखिए अगर आपके पास दो इक्वेशन है और अगर वो दो इक्वेशन एक पॉइंट पे काट रही है, मैंने आपको बोला था इस लाइन का कोई भी पॉइंट ले लीजिए इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे इस इक्वेशन का, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जितने भी सॉल्यूशन आए वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो इसका अपोजिट अगर कोई भी पॉइंट अब इस लाइन पे आएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं जितने भी सॉल्यूशन है इसी लाइन पे है, तो अब मुझे कोई रैंडम पॉइंट मिल भी गया जो इस लाइन पर है, अगर वो पॉइंट इस लाइन पे है तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। देखिए चेक कर लीजिए, ये हो गया 4.5 और ये क्या हो जाएगा 1.5। पुट करके देखिए 4.5 प्लस 1.5 6 हाँ तो इसका सॉल्यूशन है। तो हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो इक्वेशन थी उसके जितने भी सॉल्यूशन थे वो सॉल्यूशन एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे। आप कहोगे इसके बीच में तो पॉइंट है ही नहीं, मैं कहूँगा है, मैंने थोड़े बड़े बड़े पॉइंट का गैप लिया है। आप 1.1 1.2 पुट करके देखिए बहुत सारे पॉइंट एक साथ आ जाएंगे, उतने ज़्यादा पॉइंट एक साथ कलेक्ट हो जाएंगे कि वो लाइन बनेगी। जैसे मैं एक पॉइंट बनाता हूँ, दो पॉइंट बनाता हूँ, अभी लाइन नहीं है पर इसके बीच में भी पॉइंट आ जाए, पॉइंट लगाता जाऊँ तो एक लाइन सी बन जाएगी। तो ये है, तो मैंने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन क्या बना रहे थे, एक लाइन बना रहे थे। मतलब तो हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करो, इसका मतलब हम एक लाइन चाहते हैं। और देखिए हमने ये भी देखा जो भी पॉइंट लाइन पर है वो पॉइंट क्या है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन, क्योंकि उसके सारे सॉल्यूशन ही तो लाइन बना रहे हैं, तो जो भी पॉइंट लाइन पे होगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। इसका अपोजिट भी सही है। अपोजिट का मतलब क्या, अगर कोई पॉइंट लाइन से बाहर है, जैसे ये क्या है 7,1, तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 1, 8 बराबर 6 नहीं होता। इसमें ये वाला कोई पॉइंट ले लीजिए, ये क्या होगा 2,-1, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके पास है तो उसके सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन सेट क्या बनाता है, लाइन बनाता है। अगर आपको लाइन मिल गई तो वो लाइन जिस इक्वेशन की लाइन है, जिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की लाइन है, उस लाइन का हर पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो मान लीजिए दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो ये जो पॉइंट है इसको मैं कह रहा हूँ x, y, क्योंकि मुझे नहीं पता x और y क्या रहा होगा इसलिए x, y कह दिया। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो क्या लाइन 1 का सॉल्यूशन है? तो हाँ, हम कहेंगे इस पॉइंट को P नाम दे देता हूँ, P x, y इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ लाइन 1। ये लाइन 1 का सॉल्यूशन है। लाइन 1 की इक्वेशन भी कुछ ना कुछ रही होगी, जो भी रही होगी मैं उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख ही सकता हूँ। मैंने आपको बताया था किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक लाइन होती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक लाइन होती है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। अब देखिए लाइन 2 है तो लाइन 2 की स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गई, यहाँ पर 2 है, ये थोड़ा मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा, a2x b2y c2 = 0। तो अब मुझे ये बताइए क्या ये जो पॉइंट है P, क्या ये लाइन 2 का सॉल्यूशन है? अगर इसका जवाब हाँ दे रहे हो तो सही है, गलत अगर आप दे रहे हो सॉल्यूशन नहीं है जवाब तो वो गलत है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये तो लाइन 2 पर भी है। P x, y इज अ सॉल्यूशन ऑफ लाइन 2, ये लाइन 2 का भी सॉल्यूशन है। अगर ये लाइन 1 का भी सॉल्यूशन है और लाइन 2 का भी सॉल्यूशन है, दोनों का सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है। अभी हमने देखा कि जितने भी पॉइंट लाइन पर लाई करते हैं वो पॉइंट लाइन की इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई करता है, और जितने भी सॉल्यूशन इसके आते हैं वो सारे सॉल्यूशन एक लाइन बनाते हैं। तो अगर ये P x, y ये दोनों लाइन पर लाई कर रहा है तो दोनों लाइन का सॉल्यूशन है। अगर दोनों लाइन का सॉल्यूशन है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम? अब इधर देखिए, P x, y इज सॉल्यूशन ऑफ बोथ लाइन्स, ये दोनों का सॉल्यूशन है। अब मुझे ये बताइए, ये पॉइंट, ऐसे कितने पॉइंट है जो दोनों लाइन पर है? आप कहोगे एक ही पॉइंट है, तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों इक्वेशन का एक ही यूनिक पॉइंट है, इन दोनों इक्वेशन का एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा।
क्योंकि ये पॉइंट लाइन 1 पर है तो ये लाइन 1 का सॉल्यूशन है, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये वाला पॉइंट लाइन 2 पर है, मतलब इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इक्वेशन लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। तो ये इस लाइन 1 का भी सॉल्यूशन है, लाइन 2 का भी सॉल्यूशन है, मतलब इक्वेशन 1 का भी सॉल्यूशन है, इक्वेशन 2 का भी सॉल्यूशन है। अगर ये दोनों का सॉल्यूशन हो, ऐसा एक ही पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, तो दोनों इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में आपको ज्योमेट्रिकली दिखेगा कि लाइन आर इंटरसेक्टिंग, ज्योमेट्रिकली आपको ऐसा दिखेगा। अगर आप दो लाइन ड्रॉ करो और वो दो लाइन एक ही पॉइंट पर काटेंगी, मतलब वही पॉइंट है जो इस लाइन का भी सॉल्यूशन है, इस लाइन का भी सॉल्यूशन है, इस लाइन की इक्वेशन होगी तो वो उसका भी सॉल्यूशन है, इस लाइन की भी इक्वेशन होगी उसका भी सॉल्यूशन है। तो दोनों इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि लाइन ने एक ही जगह पर, दोनों लाइनों ने एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करा है, तो यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम ये कहेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट कह लीजिए या यूनिक पॉइंट कह लीजिए। चूंकि ये पॉइंट दोनों लाइन पर है तो दोनों लाइन का सॉल्यूशन है, और दोनों लाइन इक्वेशन से बनती हैं, दोनों लाइन एक इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन ही तुम्हें ढूंढना था, तो यही है हमारा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये वाला केस देखते हैं, इसमें क्या होगा। देखिए इसमें आ रहा था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैंने भी यहाँ पर एक दिया था एग्जांपल, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब आप मुझे ये बताइए दो लाइन किस तरीके से रहें कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रह जाए। तो इसका तो एक ही ऑप्शन है कि एक लाइन को दूसरी लाइन के ऊपर ही रख दो, फिर उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनफाइनाइट हो जाएंगे। पहली लाइन लाइन 1, इसके ऊपर ही रख दिया दूसरी लाइन इसके ऊपर ही है लाइन 2। अब ये लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइटली पॉइंट पे काट रही हैं। आप कहोगे नहीं लिमिटेड टू पॉइंट, इस एरो का मतलब है इनफाइनाइटली बढ़ेगी, तो पहली लाइन दूसरी लाइन को क्योंकि इस कंडीशन का मतलब था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैं इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता था, स्लोप ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट लेके कि दोनों लाइन का स्लोप बराबर है, तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट हो जाएंगे। दोनों लाइन का स्लोप बराबर है और इंटरसेक्टिंग सी की वैल्यू भी एक जैसी है या रेशियो एक जैसा है, पर अभी 11 का कॉन्सेप्ट है तो अभी मैं इसे नहीं यूज कर रहा। आपने अभी भी देखा a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाले एग्जांपल, जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहे थे, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन बन जाती थी, और दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन बन गई, और एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल है तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते ही है। तो हम लाइनों को कैसे रखें कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाए। तो लाइनों को आपको उस तरीके से रखना पड़ेगा कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आ जाए, फिर आ जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इन्हें कहते हैं कोइंसाइड लाइन या कोइंसिडेंट लाइन या कोइंसाइड लाइंस। इस केस को क्या कहता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये वाला केस देखते हैं, इसमें हमने नहीं देखा था इनकंसिस्टेंट सिस्टम था, नो सॉल्यूशन आ रहा था, नो सॉल्यूशन। अब मुझे खुद बताइए अगर दो इक्वेशन है, अगर वो दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम कह रहे हैं क्या है वो है यूनिक सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हम क्या कह रहे हैं, वो है कोइंसिडेंट लाइन। अब अगर मैं कह रहा हूं कि नो सॉल्यूशन है तो लाइनों को कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं करना चाहिए, तो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। एक चीज ध्यान रखना कि ये आप ये समझ लेना, ऐसे भी तो लाइन हो सकती है ना, तो कोइंसिडेंट लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस एरो का मतलब है आगे बढ़ेगा और इंटरसेक्ट कर देगा। तो अगर दो लाइन, अगर एक प्लेन में दो लाइन है तो वो तीन ही केस में हो सकती हैं, या तो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या एक दूसरे के ऊपर ही आ गई कोइंसाइड लाइन होगी एक दूसरे के ऊपर तो इनफाइनाइटली पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर पैरेलल होंगी कि कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो एक बार मैं समराइज करा देता हूँ मैंने क्या क्या बताया अभी तक, उसके बाद हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। दो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, उससे हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। एक मेथड और है, वो है ग्राफिकल मेथड, कि आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी, 2x + 3y = 10, 4x + 5y = 20, ऐसे मान लीजिए दो इक्वेशन दी गई हैं। आप इन दोनों इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जैसे मैंने
पॉइंट निकाले तो पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर ली थी, और वो दोनों लाइन जिस पॉइंट पर काटेंगी वो पॉइंट, इस लाइन का भी इक्वेशन है, इस लाइन का भी सॉल्यूशन है, इस लाइन का भी सॉल्यूशन है, तो वही हो गया सॉल्यूशन। इसे कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ये बाद में, पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और एलिमिनेशन मेथड क्या है, उसके बाद मैं आपको ग्राफिकल मेथड से भी एक एग्जांपल दूंगा, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर लेता हूँ, एक बार पहले समराइज कर देता हूँ मैंने आपको क्या बताया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, बीच में प्लस b है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या करोगे, a1 b1 c1 फाइंड करोगे, फाइंडिंग a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 एंड c2। फिर आप क्या करोगे, आप फाइंड करोगे, फाइंड a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। अब केस बनेंगे, इफ केस वन, केस वन में क्या है, इफ a1 बाई a2 इक्वल ना हो b1 बाई b2 के, तब हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और लाइनें क्या होंगी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, और यही वो पॉइंट है यूनिक सॉल्यूशन, यही पॉइंट है यूनिक सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन हमें मिलेंगी, अगर मैं ज्योमेट्रिकली कहूँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये देखिए केस टू, केस टू, इफ पहले दो रेशियो बराबर हो जाए, a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2। अगर ये बराबर हो गया तो तीसरा वाला चेक करता है, अगर c1 बाई c2 भी बराबर हो गया तो हम कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहेंगे। और इसमें हमें एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन मिल जाएगी, कोइंसाइड लाइंस। केस थर्ड देख लेते हैं, केस थ्री। केस थ्री, इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तब हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या होंगी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो ये है हमारा। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ अभी ये वाला मिटा के एग्जाम्पल दे देता हूँ, जिसमें आप बता सकते हो कि क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा या नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा, और वो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसाइडिंग होंगी, कोइंसाइड लाइन। तो देखिए मैंने ये सवाल दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। तो आपको बताना है इसके बारे में कि क्या सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है, इनफाइनाइटली या नो सॉल्यूशन, और लाइनें कैसी होंगी। तो आप पहले निकालोगे a1 2 है, b1 3 है, c1 ये इस साइड आ जाएगा, पहली इक्वेशन का कॉन्स्टेंट -10। फिर निकालोगे a2 4 है, b2 5 है, c2 20 है। फिर निकालोगे a1 बाई a2 2 बाई 4 कैंसिल आउट करके आ गया 1 बाई 2। फिर निकालोगे b1 बाई b2 3 बाई 5। अब यही बराबर नहीं है तो आपको आगे तीसरा वाला रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। वो सॉल्यूशन क्या आएगा ये हम निकालना सीखेंगे, उसकी फिक्र मत कीजिए, पर एक ही सॉल्यूशन आएगा। और लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ग्राफिकल मेथड से हम वो दोनों लाइन ड्रॉ करके उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, ग्राफ पेपर पे दिख जाएगा, वो ही होगा हमारा सॉल्यूशन। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में मैं दे देता हूँ 5x प्लस 4y इक्वल टू 7, 10x प्लस 8y इक्वल टू -14 इक्वल टू 0। तो पहले निकालोगे a1 है 5, b1 4, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, c1 ये इस साइड ले आइए -7, a2 10 है, b2 8 है, c2 -14। अब निकालिए a1 बाई a2, 5 बाई 10
कैंसल आउट करा 1/2, b1/b2 4/8 कैंसल आउट करा 1/2, c1/c2 -7/-14 माइनस से माइनस कटा 7 से 2। तो देखिए तीनों बराबर आ गए। अगर तीनों बराबर आ गए, ये केस ऐसा नहीं है, दूसरा वाला है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस तो है ही है। लाइनें कैसी होंगी, कोइंसाइड लाइन, यहाँ कोइंसाइडिंग लाइन, ओके। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन थी, यहाँ पर एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। एक सवाल और कर लेते हैं, मेरे को स्पेस चाहिए, देखते हैं। आप ये वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। तो थोड़ा सा चेंज करा है, चेंज कुछ इस तरह है, ये हो गया 6x प्लस 9y, ये है। अब देखिए a1 क्या हो गया 2, b1 हो गया 3, c1 हो गया -10, ये साइड आएगा। a2 हो गया 6, b2 हो गया 9, c2 हो गया -20। अब निकालते a1/a2, 2/6 कैंसल आउट करा 1/3, b1/b2 3/9 कैंसल आउट करा 1/3, c1/c2 -10/-20 माइनस से माइनस गया, 10 से गया 1 बार में, 10 से गया 2 बार में। क्लियरली विजिबल है a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, पर बराबर नहीं है c1/c2 के। और अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा दोनों लाइन पे। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन है जो पहली लाइन का है, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन है जो दूसरी लाइन का है, पर ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो दोनों लाइन का है। तो पैरेलल लाइंस बनेंगी और नो सॉल्यूशन। अब ऐसा हुआ क्यों, आपको अगर मैं थोड़ा सा डेप्थ में बताऊं तो देखिए इस इक्वेशन को देखिए, 6x प्लस 9y इक्वल टू 20। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 20, और इसकी वैल्यू क्या है 10। ये x और y आप कुछ भी रख सकते हो, पर जो भी रखोगे x और y वो सॉल्व करके तो 10 ही आना चाहिए, तो 10 के बराबर है। अब देखो ये मिला है 30 बराबर 20, ऐसा हो नहीं सकता, तो इसका सॉल्यूशन भी हो नहीं सकता। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स इक्वेशन है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन निकालोगे कैसे। अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, मैं आपको एक ही सवाल तीनों तरीके से करके दिखलाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, ज्योमेट्री का यूज करके। आप ये कह सकते हो कि एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट है, तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है तो इसमें मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ चैप्टर का। इसके बाद तब मैं एक्सरसाइज अपलोड करूँगा, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, सारे एग्जाम्पल्स भी इस चैप्टर से रिलेटेड में करवाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो आपको आगे के लेक्चरों की भी ज़रूरत है। हाँ, ये चैप्टर आप अगर रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ठीक है, यही लेक्चर काफ़ी है, प्लेलिस्ट के बाकी लेक्चर नहीं देखने। अगर आपका पहले से ही हो चुके हैं तो वो सारे क्वेश्चंस, पर मैं आपसे फिर भी रिकमेंड करूंगा एक बार देख लेना अगर टाइम है तो देखिए समझते हैं। अब हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन के पेयर हुआ करते थे उसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए 3 मेथड है। पहला मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, ये उसके बाद। और तीसरा मेथड है ग्राफिकली ग्राफ वाला मेथड, ग्राफ की मदद से, ज्योमेट्री की मदद से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे कम यूज होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये सेकंड नंबर पे यूजफुल है, और ये ना के बराबर ही यूज होता है, क्योंकि इसके लिए फिर ग्राफ पेपर चाहिए या ढंग से बनाना है, बार बार नापना है, लेंथी प्रोसेस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए आपको 4 स्टेप फॉलो करना है। कह रहा है आइसोलेट वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ द अदर फ्रॉम ईदर इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन से, आइदर इक्वेशन का मतलब है किसी भी इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए दूसरे वेरिएबल के टर्म में। सब्स्टिट्यूट का मतलब है दिस एक्सप्रेशन इनटू द अदर इक्वेशन। वो जो एक्सप्रेशन आई है उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए जिससे आपने वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाली। मैं करके दिखलाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये रहा हमारा सवाल।
इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 37, 5x प्लस 11y इक्वल टू 124। तो हम ये सवाल सॉल्व करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में बोला आइसोलेट। आइसोलेट मतलब होता है अकेला करना। आइसोलेट वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ द अदर। दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को अकेला करना है दूसरे वेरिएबल के टर्म में फ्रॉम आइदर इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन से। तो मैं इक्वेशन 1 को चुनता हूं, इसको मान लेता हूं इक्वेशन 1, ये पहले नंबर पे, इसको मान लेता हूं इक्वेशन 2। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 37 के, ये प्लस में राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगा। 2x इक्वल टू 37 माइनस 3y, ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 37 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2। तो पहला स्टेप तो हमारा हो गया सॉल्व। पहले में कह रहा था आइसोलेट वन वेरिएबल, आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट मतलब होता है अकेला करना, वन वेरिएबल एक वेरिएबल अकेला कर लिया इन द टर्म ऑफ अदर, दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखा पड़ा है फ्रॉम आइदर इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन से। तो मैंने पहली इक्वेशन चुना। फिर कह रहा है सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन बनी है इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट मतलब कहीं और रखना है, इनटू द अदर इक्वेशन, अदर इक्वेशन में रखना है। तो लिखेंगे पुट x बराबर 37 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो 5x की जगह आएगा 37 माइनस 3y बाई 2 प्लस में 11y इक्वल टू 124। अब ये सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए। 35 का 3 गया कैरी 18, ये हो गया 15y होल डिवाइडेड बाई 2, 11y इक्वल टू 124। अब इधर देखिए 11y के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया। अब इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 2 और 1 का, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा। 1 के साथ जिस भी नंबर का एलसीएम लोगे, अगर वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होता है, तो वही नंबर आ जाता है। तो 2 एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 2। अब 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, एक बार में। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा, कुछ नहीं बदलने वाला। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होता। 1 के टेबल में 2 आता है 2 बार में, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब मैं 11 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 आ जाएगा। साथ में y था तो y भी लिख दिया। इक्वल टू में चल रहा है 124। अब ये सॉल्व कीजिए, देखिए ये हो गया 185, ये किसका है माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस। तो 22 में से 15 घटा लिया और कितना आ जाएगा 7 साइन आएगा बड़े वाले का मतलब प्लस का, इक्वल टू में 124। ये प्लस का है, ये डिवाइड में राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 185 प्लस 7y इक्वल टू 124 इंटू 2, 185 प्लस 7y इक्वल टू 842, 248 आ गया। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। हम कर क्या रहे हैं, ये हम थर्ड स्टेप कर रहे हैं, सॉल्व द रिजल्टिंग सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। तब हमने सब्स्टिट्यूट करा था x की जगह ये एक्सप्रेशन, तब ये इक्वेशन बनी थी। और ध्यान से देखिए इक्वेशन सिंगल वेरिएबल की, इसमें एक ही वेरिएबल है y, तो ये एक आ गया है। सॉल्व द रिजल्टिंग सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। ये जो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन मिल गई, अब इसे सॉल्व करो, जो मैं कर रहा हूँ। ये प्लस में राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस में, माइनस किया। अब 7y, ये हो गया 3 और ये हो गया 6। y की वैल्यू आ गई 63/7 जो होता है 9। तो y की वैल्यू तो आ गई। तो सॉल्व करने के लिए बोला गया था, रिजल्टिंग सिंगल वेरिएबल इक्वेशन कर लिया सॉल्व। फिर कह रहा है बैक सब्स्टिट्यूशन टू फाइंड द अदर वेरिएबल। अब एक वेरिएबल तो निकल गया, अब इसकी वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करो दूसरा वेरिएबल निकालने में। किसमें, अदर वेरिएबल इन दैट एक्सप्रेशन। वो जो एक्सप्रेशन हमने निकाली थी ना, उसमें दोबारा वैल्यू पुट करनी है। तो एक्सप्रेशन क्या थी ये, अब इसमें पुट कीजिए। पुट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। पुट y बराबर 9 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे y बराबर 9, x की वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 3 इंटू में y है, y की जगह लिखेंगे 9 होल डिवाइडेड बाई 2, 37 माइनस 27 बाई 2, 10/2 और 10/2 क्या होता है 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन क्या है, x बराबर x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, x चल रहा है ना, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 9। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चाहो तो आप चेक कर लो। चेक कैसे करेंगे, x की जगह 5 रखिए और y की जगह 9, तो देखते हैं आएगा एनी राइट हैंड साइड। ये हो गया 10, बोर्ड मास लगेगा, पहले जोड़ मत देना, पहले मल्टीप्लाई। 37 ही चाहिए था, पहली इक्वेशन तो
सेटिस्फाई हो गई। दूसरी चेक करता है x की जगह 5 और y की जगह 9, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 99, 99 प्लस 25 124। दूसरी भी चेक, तो हमारा जो आंसर निकला है वो सही है, हमारा जो सॉल्यूशन निकला है वो सही है। तो देखा आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे काम करता है। आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप एक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आप चुन सकते हो, उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे, वो वेरिएबल को आइसोलेट करना है, तो उसकी वैल्यू निकाल ली, फिर जो आपने निकाली वैल्यू वो दूसरी इक्वेशन में रखोगे। इसमें रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें रखोगे 37 = 37 आ जाएगा, जो कोई ये ट्रू है पर हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो एक जो x की वैल्यू निकली है वो x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे। अगर पहली से निकाली x की वैल्यू तो दूसरी में पुट करोगे, दूसरी से निकाली तो पहली में पुट करोगे। अब ये वैल्यू पुट करी मैंने दूसरी इक्वेशन में, जैसे मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा, लिखा है सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन इनटू द अदर इक्वेशन, सॉल्व द रिजल्टिंग सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। अब इक्वेशन सिंगल वेरिएबल की बन गई, ये तो आपने 8th क्लास में सॉल्व करना सीखा ही है, तो उसे सॉल्व करके जो y की वैल्यू आएगी उसे दोबारा उस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ गई। क्या एक सवाल ही बहुत है सब्स्टिट्यूशन के लिए? नहीं, हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे और मैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, पर इस लेक्चर में नहीं। ये लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर होने वाला है, आगे जो मैं एक्सरसाइज अपलोड करने वाला हूँ उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखते हैं यही सवाल अगर हम सब्स्टिट्यूशन से ना करके एलिमिनेशन मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए यही सवाल एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे। एलिमिनेट मतलब होता है हटाना, तो इस मेथड में हम एक वेरिएबल को हटा देंगे, नाम से पता लग रहा है एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में कह रहा है मल्टीप्लाई इक्वेशंस बाय सुटेबल कांस्टेंट टू मेक कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल। कह रहा है इस ये जो दो आपको इक्वेशन दिख रही है, इन इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि एक वेरिएबल चाहे x चाहे y उनके कोफिशिएंट बराबर हो जाए। तो देखिए आपको एक तरीका बता दो, वो हमेशा काम करेगा कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना a2 से। a2 क्या होता है? इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट, इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट, और इक्वेशन 1 को a2 से मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देना a1 से। a1 क्या है? 2, इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट। इससे क्या होगा देखिए, तब आप इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? a2 से। तो आगे देखिए क्या आ जाएगा, a2 क्या है? a2 है इसमें 5, तो आगे आ जाएगा 10x, तब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। और इक्वेशन 2 को तो आप मल्टीप्लाई करोगे a1 से, a1 क्या है? 2, तो यहाँ पर भी 10x। तो चीज़ें कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। जो हमें करना है लिखा है मेक कोफिशिएंट इक्वल, देखिए लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय सुटेबल कांस्टेंट टू मेक कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल, तो इससे इक्वल बन गया। तो ये तरीका हमेशा काम करेगा, इससे a1 a2x बन जाएगा, यहाँ पर a1 a2x बन जाएगा और ये कट जाएंगे। समझा तो मैंने क्या कहा? आप 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इस पूरी इक्वेशन से और 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इस पूरी इक्वेशन से। इससे फायदा क्या है? x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो आप 5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10x, और तब 2 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर बन जाएगा 10x, और पहला स्टेप हमारा पूरा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5। मैं इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 5 से। तो देखिए क्या आएगा, 5 से लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई होगा और 5 से ही राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो ना? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 से मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तब मैं 5 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 बन जाएगा, और 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये भी 10। तो जो मेरी पहली नीड है कि कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए वो हो जाएंगे। तो देखिए ये हो गया 10x, ये हो गया 15y, और ये हो गया 35 का 3 185। ऐसे ही मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, इक्वेशन 2 को मैं a1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए क्या आएगा, बाय 2। तो 2 से लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से ही राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा 10x प्लस 22y, ये बन जाएगा 248। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। ये नई इक्वेशन बनी है तो इनको कुछ नाम दे दिया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, देखिए हमें एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना था, जो कि हो गया। पहला स्टेप तो यही था, कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल करना था। अब कह रहा है ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशन को, जिससे
इक्वेशन टू एलिमिनेट दैट वेरिएबल। दैट वेरिएबल का मतलब वो वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट सेम है। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो कुछ नहीं एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट मतलब कोई वेरिएबल नहीं हटेगा, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन ये बड़ी लग रही है तो मैं इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 घटा रहा हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो पहले इक्वेशन 3 घटा रहा हूँ, इक्वेशन 3 छोटी है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 बड़ी है, इसमें नंबर बड़े बड़े आ रहे हैं ना, तो इक्वेशन 3 घटानी है नीचे आएगी, इक्वेशन 4 में से घटानी है ऊपर आएगी। तो 10x + 22y = 248 और इसमें से इक्वेशन 3 घटाई जाएगी। 10x + 15y = 185। माइनस कर दीजिए, तो माइनस करते तो साइन चेंज, ये हो जाएगा 3 6, ये तो कैंसिल हो गया, इसीलिए तो इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। ये आ जाएगा 7y, y की वैल्यू क्या जाएगी 63/7 जो कि होता है 9। तो y तो हमारी आ गई, y की वैल्यू है 9। आपको याद होगा इससे पहला मेथड जो मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया उसमें भी y 9 ही आया था और x आया था 5। देखते हैं इस बार क्या आंसर मैच करेंगे। कह रहा है सॉल्व द रिजल्टिंग सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। अब ये जो सॉल्व करके आया, घटा के आया, घटाया, जोड़, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आया, अब ये सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन थी, इसे सॉल्व करना था, कर दिया। y की वैल्यू 9 आ गई। अब कह रहा है सब्स्टिट्यूट बैक टू द फाइंड द अदर वेरिएबल। अब ये जो y की वैल्यू 9 है इसे दोबारा इक्वेशन में पुट करो x से निकालने के लिए, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें जिसमें मन है। मैं इसमें कर रहा हूँ, ये इजी लग रही है क्योंकि कोफिशिएंट छोटे छोटे हैं। तो पुट y = 9 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में 2x, ये हो जाएगा 9 = 37, ये हो जाएगा 2x + 27 = 37। अब देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर कर देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। अब ये माइनस में हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में, राइट हैंड साइड में माइनस में। तो 2x = 37 - 27, ये वाला पार्ट यहाँ कर रहा हूँ। 2x = 10 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो देखिए वही आया सॉल्यूशन, x = 5, y = 9, जो आना भी चाहिए था। इससे पहले भी तो आया था। अब हम देखते हैं यही सवाल अगर ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो कैसे करते हैं। फिर से मेरा सवाल, आपका ये सवाल हो सकता है, इससे पहले मैं ही सवाल कर दूं कि क्या एक ही क्वेश्चन से आप सारे एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन कर लोगे? नहीं, ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं आपको ये मेथड। बस आगे जो एक्सरसाइज आने वाली है वो मैं सारे क्वेश्चंस करूँगा, चाहे एक्सरसाइज के हो चाहे एग्जाम्पल्स के हो, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं अगर यही क्वेश्चन मुझे ग्राफिकल मेथड से करना होगा तो कैसे करूँगा। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था ग्राफिकल मेथड से करने का, मैं ये इरेज कर देता हूँ। मान लीजिए यही क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड से करना है, मतलब ग्राफ वगैरह पेपर का यूज करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। मेथड 3 ग्राफिकली, ये भी कह सकते हैं बाय यूजिंग ज्योमेट्री, पर ये तरीका ना के बराबर यूज करना चाहिए क्योंकि ये तरीका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए समझाता हूँ। पहले हमने y एक्सिस बनाई, x एक्सिस बनाई, नाम दीजिए 1 2, y एक्सिस थोड़ी बड़ी कर देते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ये स्केल से नाप के बनाना है बराबर बराबर गैप पे, तो 0,0 होता ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जरूरी नहीं है दोनों साइड बराबर बनाए, ऐसी कोई नीड नहीं है। इस लाइन का मतलब आगे भी बढ़ाए जाने पर बढ़ सकती है। अब देखिए आपको इस इक्वेशन की लाइन बनानी है, तो आपको ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू, खुद सोचिए x की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ 1, x की वैल्यू 1 लिया, तो इसमें पुट x = 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1, ये हो जाएगा 2 + 3y = 37,
और ये माइनस हो जाएगा, 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी 37 माइनस 2, 3y की वैल्यू आ जाएगी 35 और y की वैल्यू डिवाइड में आएगी तो y की वैल्यू थोड़ी ढंग की नहीं आ रही क्योंकि y की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाय 3, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। कुछ और सोचते कि पूरी पूरी वैल्यू आ जाए क्योंकि भाई ग्राफ पे आसानी से दिख जाएगा ना। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो हो जाएगा 4 और ये वहाँ पर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 सब्ट्रैक्ट होगा 33, फिर पूरी पूरी वैल्यू आ सकती है। तो x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, x की वैल्यू 2 लिया, यहाँ पर 2 हो गया, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, ये हो जाएगा 4, ये वहाँ पर जाके माइनस का हो जाएगा और ये आ जाएगा 33 और 3 से डिवाइड 11। तो अब थोड़ी पूरी वैल्यू आई है। तो x पहला मुझे पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 11। ये इसका सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो लाइन पे आएगा, जो भी लाइन बनेगी x की वैल्यू 2 चाहिए मुझे, y की वैल्यू 11, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 11। ये मिल गया मुझे पहला पॉइंट। अब मुझे एक पॉइंट और मिल जाए क्योंकि एक पॉइंट से तो इनफाइनाइटली लाइन खींची जा सकती है। अगर मुझे 2 पॉइंट मिल गए तो उससे एक ही सिंगल लाइन ड्रॉ होगी, जो लाइन मुझे चाहिए। कुछ और सोचता है, ये मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया, इसी में सोच लीजिए। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो हो जाएगा 6, उधर चला जाएगा 31, 3 के टेबल में 31 नहीं आता, कुछ पॉइंट में आएगा, मैं पॉइंट के चक्कर में नहीं पड़ना। कुछ और सोचिए, x की जगह अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 8 और 8 वहाँ पर जाएगा, कितना आएगा 29, 3 के टेबल में नहीं आता, कुछ फ़ायदा नहीं है। x की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, अगर x की वैल्यू 5 लूँगा 10, 27 और हाँ 3 के टेबल में आता, तो इस बार x की वैल्यू 5 ले लेते हैं। x की वैल्यू 5 लिया, ये हो जाएगा 10, ये 10 सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 9। तो मुझे 2 पॉइंट और मिल गए, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9, ये भी एक सॉल्यूशन है। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 9। ये थोड़ा देखना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है। ठीक है, ये मुझे 2 पॉइंट मिल गए। अब इन पॉइंट से लाइन गुजरेगी, गुजार देते हैं, जहाँ पर भी गुजरेगी, ये रफ डायग्राम है, ऐसे कहीं लाइन जाएगी, जाने दीजिए। रफ है, रफली बनाया है क्योंकि यहाँ पर मैंने स्केल वगैरह से नहीं नापा। 2 पॉइंट से लाइन गुजर जाती है, हमने वो लाइन गुजार दी। ये कौन से पॉइंट है 2,11, ये कौन से पॉइंट है 5,9। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के साथ भी हमें ऐसे ही पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं देखिए 5x + 11y = 124, x की वैल्यू क्या लेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो आ जाएगा 119, ये 5 बन जाएगा, वहाँ पर जाकर घट जाएगा 119, जो 11 के टेबल में नहीं आता। x की वैल्यू 2 लेता हूँ, 10 बन जाएगा, 114, 11 के टेबल में नहीं आता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 2 लूँगा तो ये हो जाएगा उधर जाके 10 और 11y की वैल्यू आ जाएगी 114 और y की वैल्यू आ जाएगी 114/11। ये 11 के टेबल में आता नहीं है तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेंगे, डेसिमल में मिलेंगे, जो कि मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर लिखना क्योंकि वैसे भी ये रफी डायग्राम है। कुछ और सोचिए, x की वैल्यू 3 लेता हूँ, 3 लूँगा तो 15 हो गया। अगर मैं इसमें से 15 घटा दूँ, ये 9 और ये बचा 11, 11 में से बन गया 10, ये भी नहीं आता। x की वैल्यू 3 से कम नहीं चला, 4 से 4 लूँगा तो 20 नहीं, 5 से 5 लूँगा हाँ तो काम बन सकता है। पुट x = 5, x की वैल्यू आप 5 लीजिए, x की वैल्यू 5, देखते हैं y क्या आएगा। ये हो गया 25, ये माइनस हो जाएगा, 11y = 124 माइनस 25, 11y = 99 और y की वैल्यू आ गई 99/11, कैंसिल करके 9। तो एक तो हमें सॉल्यूशन साइड मिल गया, x की वैल्यू क्या है 5, y मतलब एक सॉल्यूशन मिल गया, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 9। तो वो तो पॉइंट यही है। अब इसी से पता लग गया लाइन इस पॉइंट से तो गुजरेगी, तो ये तो सॉल्यूशन होना ही था और यही सॉल्यूशन आया था। पर देख लेते हैं एक पॉइंट और, क्योंकि इस पॉइंट से तो लाइन कहीं से भी गुजर सकती है ना, वैसे कहीं से भी गुजरे, ये तो सॉल्यूशन है क्योंकि लाइन दूसरी लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है, चाहे कहीं से भी गुजरे, ये पॉइंट दोनों लाइन पे आ गया तो दोनों लाइन का सॉल्यूशन है। और दोनों लाइन का सॉल्यूशन ही तो हमें चाहिए था, दोनों लाइन के सॉल्यूशन को ही तो लीनियर इक्वेशन के पेयर का सॉल्यूशन कहते हैं। फिर भी एक पॉइंट और ढूंढ लेते हैं, तो एक पॉइंट और, x की वैल्यू 5 लेके देख ली, 6 लेंगे तो हो जाएगा 30, 5 × 6 30 और 30 वहाँ पर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये तो 9 11 के टेबल में नहीं आता, पॉइंट में आएगा, नहीं करना। x की वैल्यू 6 ले ली, 7 35, तो 35 घटा के देखते हैं, ये हो जाएगा 9
और ये 11 में से ये गया 8, 11 में से, हाँ ठीक है, ये भी 11 के टेबल में नहीं आता, कुछ और 8 लेके देखते हैं, 8 लेके काम बन जाए। ये हो गया 124, अगर मैं x की वैल्यू 8 लूँगा ये हो जाएगा 40, तो 40 घटाया, ये हो गया 4, ये हो गया 8, नहीं इससे भी काम नहीं बना। x की वैल्यू 9 लेके देखते हैं, 9 लेंगे तो 45 हो जाएगा, ये बन जाएगा 9, और ये क्या 11, 7, इससे भी काम नहीं हो रहा। ऐसे कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेता है कि कुछ ना कुछ तो लेना ही है, मेरे को वो नंबर मिल नहीं रहा, तो एक काम करता है y की वैल्यू ले लेते हैं 0, y की वैल्यू 0 ले लूँगा तो ये 0 और x की वैल्यू निकल जाएगी 0, 11 इंटू 0 0, और ये 0 को जोड़ो मत जोड़ो फ़र्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू आ गई 124/5, कैंसिल करके आ गया 2, 10 गया 2 बार में, फिर 2 आ गया, फिर 4 बार में, फिर 2 आ गया 8 बार में, ऐसा कुछ आएगा। देखिए दिखलाता हूँ, तो 2 बार में गया 10, 2 बचा 4, 4 बार में गया 20, 4 बचा, फिर 0 का पॉइंट, फिर 8 बार में, देखिए ये आया है। तो ये पॉइंट तो कहीं आगे चल के होगा, लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, ये पॉइंट आगे चल के पता नहीं कहाँ पर 24 पे काटेगी ये लाइन एक्स एक्सिस को, हमें इससे मतलब नहीं कहाँ पर काटेगी, हमें तो एक पॉइंट मिल गया ना जो दोनों लाइन पे, तो ये आंसर। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, सॉल्यूशन है 5,9, क्योंकि ये दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। तो हमने देखा ग्राफिकल मेथड कितना मुश्किल था, आपको सोचना पड़ रहा है, नहीं तो पॉइंट में आएगा, फिर पॉइंट में ग्राफ पेपर पे तो आप आसानी से बना लोगे, यहाँ पर दिक्कत है ग्राफ पेपर पे भी मुश्किल आएगी, इसलिए मैंने कहा मेथड 3 का हम ना के बराबर यूज करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मैथ की एक ब्रांच होती है अलजेब्रा, जिसके 2 पार्ट है, उसके 2 प्लान है जिससे अलजेब्रा बनी है, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है, सिंबल हैविंग फिक्स वैल्यू, वेरिएबल क्या होता है, सिंबल हैविंग अनफिक्स वैल्यू। मैंने आपको बताया कि वेरिएबल कांस्टेंट और ऑपरेशन को मिला के इनका कॉम्बिनेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर मैंने आपको बताया कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वेटर हो उसे कहता है अलजेब्रिक इक्वेशन, वो जो पहले थी वो क्या थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अगर ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वेटर हो तो उसे कहता है अलजेब्रिक इक्वेशन। फिर मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें इंक्लूडेड सभी वेरिएबल की पावर 1 हो और वेरिएबल मल्टीप्लाई में ना हो। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिख रही है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, अगर एक ही लीनियर इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होता है। एक लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होता है। अगर 2 लीनियर इक्वेशन है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो उसके नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। मैंने आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना सिखाया। फिर आपको बताया एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, जो उसके सॉल्यूशन सेट निकल लेते वो एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे, इसलिए मैंने बोला था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। फिर मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी, पहले आपको 2 कंडीशन बताई कि 2 तरह के सिस्टम होते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हो, चाहे तो यूनिक हो चाहे तो इनफाइनाइटली मैनी हो। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन ना हो। फिर मैंने आपको बताया था A1/A2 B1/B2 C1/C2 कैसे निकालेंगे। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है और लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, एक ही पॉइंट पर काटेंगी, वो ही हमारा यूनिक सॉल्यूशन, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये यूनिक सॉल्यूशन। अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों ही बराबर हो जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते थे, तो कौन साइड लाइन बनती थी, लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती थी। फिर मैंने बताया था इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते थे। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तब पैरेलल लाइन बनती थी, नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे नहीं काट रही। फिर मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के 4 स्टेप बताए और एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखलाया। फिर यही क्वेश्चन मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड से भी करके दिखलाया और यही क्वेश्चन मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से भी करके दिखलाया। तो आज का लेक्चर इतनी, आपको उम्मीद कर रहा हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा।